ईद मुबारक बाबर फैंस, पाकिस्तान 2 मैचेस हार गया, ईद के 2 दिन इनके पूरे हो गए। कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर तीसरा दिन भी पूरा हो जाए, यानी कि पाकिस्तान तीनों मैचेस हार के व्हाइट वॉश हो रहा हो। तो बड़ा कम टाइम आता है इनका ईद सेलिब्रेट करने का, तो मैंने सोचा इनको विश कर दें ईद के लिए। तो बहुत मुबारक हो कि बाबर फैंस जीत गए और पाकिस्तान हार गया। खैर, जोक्स अपार्ट, बहुत ही बुरी और पथेटिक क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है, छोटे अल्फाज है कहना। मायूस कुन परफॉर्मेंस थी, शर्मनाक हार है जो ये सीरीज पाकिस्तान बांग्लादेश में हारा है। बट अगेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम फिर वही है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हुई है। हर तरफ बाबर 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 और रिजवान की बात हो रही है कि देखो उनको ड्रॉप किया था तो सीरीज हार गए, वो दोनों के बगैर हम जीत नहीं सकते। देखिए, हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है ना, वो उनके उसके ऊपर ना सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है। हमारी आधी टीम ना सोशल मीडिया के प्रेशर में बन जाती है, या वही प्लेयर वापस कप्तान बन जाता है जब सोशल मीडिया से एक मैसिव क्रिटिसिज्म आता है। तो हमें ना पैनिक मोड में आके ऊट पटांग क्रिटिसिज्म करके वापस 2 कदम पीछे नहीं लेने। देखिए, अभी जो हम मैचेस हार रहे हैं, बहुत मैसिव प्रॉब्लम है, गलतियां हैं, बेशुमार गलतियां हमारे प्लेयर्स ने की हैं सीरीज के अंदर, जिनको नहीं जस्टिफाई किया जा सकता है। क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन इस क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम वापस 2 कदम पीछे ले लें और हम कहें यार वही 2 प्लेयर्स को वापस लेकर आ जाओ। वो 2 कभी भी सॉल्यूशन नहीं है, उनको वापस लाना कोई मंतक नहीं है। देखिए, दुनिया में जब कोई भी टीम ट्रांजिशन फेज पे जाती है, ट्रांजिशन मोड में आती है, तो वो ये रिजल्ट्स उससे एक्सपेक्टेड होते हैं। मैं अगेन कंपैरिजन नहीं कर रहा, वरना 1-2 लोग निकल के आते हैं और कहते हैं जी ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कंपैरिजन नहीं है, एक मिसाल है कि 2021 में वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के टूर पे गई थी 5 टी20 मैचेस खेलने। 4-1 टी20 सीरीज हारे थे, 110, 120, 115, 128, ये टारगेट चेज नहीं हो रहे थे उनसे, 4-1 हारे थे। न्यूजीलैंड भी उसी साल बांग्लादेश गई थी, वो भी सीरीज हार के आई थी, और दोनों ने, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने, वर्ल्ड टी20 2021 का फाइनल खेला था। दोनों फाइनलिस्ट टीम्स थी, ऑस्ट्रेलिया विनर तो न्यूजीलैंड रनर्स अप, और ये दोनों बांग्लादेश में हारे हुए थे। एक ऐसी क्रिकेट बोर्ड, एक ऐसी क्रिकेट टीम जिन जो एक प्रोसेस के तहत चलते हैं, जिनकी एलीट मेंटालिटी है, वो बांग्लादेश में आके इस तरह से हार के गई थी। और हमारा क्या है, हम एक ट्रांजिशन मोड में, एक ट्रांजिशन फेज के अंदर भी इंतजार नहीं कर सकते, पेशेंस के साथ नहीं बैठ सकते कि हम एक टीम को टाइम दे दें कि वो अपना परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ लें। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो यार, हमने इन प्लेयर्स को खिलाना है, कैसे खिलाना है, अगर ये प्लेयर्स नहीं भी सेट हो रहा है तो हमने इसके बाद किसको चांस देना है। हमने 2 कदम पीछे लेके नहीं जाना है, उन 2 प्लेयर्स पे वापस नहीं जाना है जिन पे ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। आज नंबर 7 और नंबर 8 पे अगर हमारी टी20 टीम बैठी हुई है, तो उसके कसूरवार क्या ये लोग हैं जो अभी टीम में मौजूद हैं? क्या ये मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको आप ट्रोल कर रहे हो, या इंटेंट वाली क्रिकेट जिसको आप ट्रोल कर रहे हो, क्या वो कसूरवार है कि पाकिस्तान नंबर 7 और नंबर 8 पे है? ये वही प्लेयर्स है ना जिन पर आपने लगातार 5 साल तक इन्वेस्ट किया है, उनको इतने वर्ल्ड कप और एशिया कप दिए, नहीं मिला ना रिजल्ट, तो ठीक है, आगे बढ़ रहा है ना। अब आगे जब बढ़ते हैं तो आप एक टीम को मौका तो दे दो भाई। एक न्यूजीलैंड से सीरीज हुई थी, अवे सीरीज, एक बांग्लादेश से होम सीरीज, और अब बांग्लादेश से अवे सीरीज। क्या ये इतने मौके इनफ है ये बताने के लिए कि ये काबिल नहीं है? अपने घर पे जब जीते तो उसको भी ट्रोल कर रहे हैं कि फट्टे वाली विकेट पे जीते थे। भाई, इस फट्टे वाली विकेट पे आपकी टीम न्यूजीलैंड के साथ, जेड टीम के साथ भी ड्रॉ करती थी टी20 सीरीज। अब इमेजिन कर लो कि स्टैंडर्ड क्या था हमारा। अब बी और सी टीम्स के साथ हमारा ये हाल होता था, कम से कम वो अपने होम ग्राउंड में व्हाइट वॉश तो कर गए टीम को, अगली टीम को उन्होंने क्लीन स्वीप तो किया था। तो हमें ट्रांजिशन फेज पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लेना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आधे 2 मैच में, हमारा मसला क्या है, हमारी आवाम ना तैयार बैठी हुई होती है कि एक मैच के अंदर ये प्लेयर जिसने हमारे फेवरेट क्रिकेटर को रिप्लेस किया है, बस वो फेल हो जाए, हमने उसको रगड़ देंगे। ये जो कैप्टन आया है, हम इसको मॉडर्न डे क्रिकेट और इंटेंट वाली क्रिकेट के नाम पे रगड़ देंगे। आप तनकीद करो, लेकिन फिर तनकीद करनी है तो ये ना कहो कि जी पीछे वापस हम जो है वापस चले जाएं, पीछे 2 कदम उठा लें, उन्हीं प्लेयर्स पे चले जाएं जिन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया है। ये क्रिटिसिज्म नहीं बनता। क्रिटिसिज्म करना है उनकी अभी की परफॉर्मेंस पे करें, और उनकी रिप्लेसमेंट कौन बेटर हो सकता है आगे जो मॉडर्न डे क्रिकेट को ले चले, उसके ऊपर बात करें। पर हमारा क्या, हमने बस रगड़ना है, हमने तैयार बैठना है कि हमारे फेवरेट प्लेयर को रिप्लेस करने वाले को तो हम छोड़ेंगे नहीं। और ट्रांजिशन फेज में हम टाइम नहीं देना चाहते। कोई दुनिया की टीम ऐसी नहीं है जिसपे ट्रांजिशन फेज आए और वो इमीडिएटली जो है ना अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और वर्ल्ड कप जीत के आ जाए। टाइम लगता है हर कप्तान को, हर प्लेयर को बनने में। जब पिचेस कंडीशन चेंज होती हैं उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। एडिड प्रेशर हम उन पे डालते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं, वो फेल होते हैं। तो हमें ये समझना होगा। आज के मैच के ऊपर, इस सीरीज के ऊपर आपने तनकीद करनी है, इन प्लेयर्स से पहले आप तनकीद करें उस टीम मैनेजमेंट के ऊपर जिन्होंने ये सिलेक्शन की है, जो ये प्लेइंग 11 बना रहे हैं, जो अपनी नंबर्स पे उन प्लेयर्स को मौके नहीं दे रहे हैं। हसन नवाज को नंबर 5 पे खिलाया जा रहा है, ठीक है, नहीं पसंद ना, टेक्निकली साउंड नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन उसको अगर आप एक नेचुरली ओपनर को नंबर 5 पे खिलाओगे, ये ज्यादती है। उसको उसके नंबर पे खिलाओ, फिर जितना आपने उसको क्रिटिसाइज करना है करो, लेकिन नंबर 5 पे जब वो वेस्ट हो रहा है तो फिर उसको जलील करना है।
कि देखो ये हाल है हमारे यंगस्टर्स का, गलत नंबर पे खिला के। सुफियान मुकीम बेंच पे बैठा हुआ है, फैसल अकरम बाहर है, मेहरान मुमताज बाहर है, और हमारा फ्रंट लाइन स्पिनर कौन है बांग्लादेश के अंदर? मोहम्मद नवाज, मैच विनर मोहम्मद नवाज, लेफ्ट आर्म स्ट्रेट। क्या ये जस्टिफाई हो सकता है? तो क्रिटिसिज्म पहले इन पे बनता है कि आप गलत टीम कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं, आप गलत टीम सिलेक्शन के साथ जा रहे हैं। जिस पिच पे बांग्लादेश के स्पिनर्स इतनी इतनी गज बॉलें स्पिन कर रहे हैं, वहां पे हमारा फ्रंट लाइन स्पिनर नवाज है, स्किलफुल स्पिनर बाहर बैठे हुए हैं, एक रेगुलर स्पिनर हम अपनी टीम में नहीं खिला रहे। तो पहले तनकीद उन पे बनती है। खैर आज के मैच की बात करते हैं तो अनबिलीवेबल पैथेटिक परफॉर्मेंस थी। आई एम श्योर 15 पे 5 को कोई यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकता, कोई यहाँ डिफेंड नहीं कर सकता। और हम बाबर और रिजवान कल्ट की तरह नहीं है, उनके फैंस की तरह नहीं है कि भाई अगर कोई हमें प्लेयर पसंद हो तो हम चुप करके बैठे रहे उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, या अगर वो अच्छा नहीं भी खेल रहे हो। बनता है क्वेश्चन, साइम अयूब 32-33 इनिंग्स खेल चुके हैं और उस पे बाद भी हमें उनकी कोई इनिंग्स याद नहीं रहती यार उन्होंने कोई इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली हो या मैच विनिंग इनिंग्स खेली हो। और 32-33 इनिंग्स के बाद अगर उनकी सिर्फ एक 98 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका याद रहे, वो भी लूजिंग कॉज की, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम। और ये वो चंद मौके होते हैं जो अब इन प्लेयर्स को खुद समझना होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अवेल करने होंगे कि ये चंद अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको ग्रैब कर लो, नहीं करोगे आप टीम से बाहर हो जाओगे, नहीं मिलेगा मौका। भाई आप नहीं हो बाबर, आप नहीं हो रिजवान, आपके पास नहीं है पीआर, नहीं खींच सकते आप अपने आप को, ये गायब हो जाएंगे, हिस्ट्री बने हुए होंगे फिर। तो साइम अयूब से ये उम्मीद नहीं थी जिस तरह वो खेल रहा है, जीरो कम्युनिकेशन, कोई रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और उनकी जो कॉल थी पैथेटिक ओवरऑल यार। और पिछले मैच में जिस तरह वो सेटअप करके उनको आउट किया गया था। फिर फ़खर जमान पे आ जाए, फ़खर जमान बहुत लोगों को बहुत बड़ा प्लेयर लगता है अच्छा प्लेयर, लेकिन पर्सनली मुझे कभी भी वो इतना बड़ा प्लेयर नहीं लगा, क्योंकि हमेशा 10 से 12 इनिंग्स में उसकी वन ऑफ इनिंग्स आती है जिसमें वो कोई अच्छी इनिंग्स खेल देते हैं, उसके बाद फिर वापस एक अपने शेल में जाके बैठे रहते हैं, अपने आप को ब्लॉक कर देते हैं। कोई मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि 10-12 मैचेस तक कोई परफॉर्मेंस नहीं आती है। पिछले मैच में भी 2-3 चांसेस मिले थे उनको, कैच ड्रॉप हुए थे, फिर उनके रन आए थे। इस मैच में वो मौका नहीं मिला उनको। तो फ़खर जमान का प्रॉब्लम ये है कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं जिसमें वो कई दफ़ा एक आधी इनिंग्स खेलते हैं, उसके बाद फिर वो अपने शेल में चले जाते हैं। मोहम्मद हारिस, कुछ अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स उनके हैं, जब वो सेंचुरी करते हैं 50-60 करते हैं अच्छा लगता है, लेकिन उनका अगेन इशू ये है कि वो लिमिटेड है। और लिमिटेड कैसे है? कहीं ना कहीं टिपिकल अग्रेसिव अप्रोच वाले रिजवान है वो, कि ऑन साइड पे ना उनका सिर्फ एक ही रिडार है, वो है ऑन साइड पे, कि मैं लेग साइड पे मारूंगा। अगर एंगल से बाहर भी बॉल आ रही होती है ना तो वो वही शॉट खेलते हैं, उसी तरह मारते हैं, आंखें बंद करके, ब्लाइंड स्लोगिंग, और ये लंबे टाइम तक नहीं चल सकती है। और इनसे बेटर प्लेयर हमारे पास हैं जिनको अगर हारिस जितने चांसेस मिल जाएं तो शायद वो परफॉर्म कर जाएं। और मैं शुरू से हारिस के ऊपर हमेशा रेकमेंड करूंगा या प्रेफर करूंगा हसीबुल्लाह को। अगर कोई चॉइस रखे ना कि किसी एक को पिक करना है, हारिस या हसीब, तो आई ऑलवेज गो फॉर हसीब। उसके पास कंप्लीट शॉट्स मौजूद हैं, बस वही बात है चांसेस की देर है। सलमान अली आगा अनबिलीवेबल यार, मतलब 9 रन 23 बॉले। यार आगा जिस तरह न्यूजीलैंड में खेले थे, थोड़ा सा उन्होंने सरप्राइज किया था सबको, कि वो जिस तरह 15 बॉलों पे 15 या 20 बॉलों पे 15 बना के एकदम से स्पीड अप करते थे, और वो 30-32 बॉल्स में 50 कर रहे थे या 40 बॉल्स में भी जा रहे थे। तो एक डिफरेंट अप्रोच नजर आई थी कि यार वो एक रना बॉल कैरी कर रहा है और फिर एकदम से शॉट्स भी खेल रहा है, शॉट्स लगा भी रहा है चौके छक्के। यहाँ पे आके अपने शेल में कंप्लीट डिफेंसिव अप्रोच सलमान अली आगा की बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मतलब सलमान अली आगा ऐसा नहीं है भाई, 23 बॉलों पे 9 रन। अच्छा, इस पे तनकीद अगर करनी है ना तो वो लोग करें जो ये नहीं कहते कि भाई बाबर आजम जो था ना वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। भूलिएगा नहीं कि यूएसए के साथ बाबर आजम ने 24 बॉलों पे 10 रन बनाए थे। यूएसए, बांग्लादेश तो फिर अपने ग्राउंड पे जीता है, यूएसए कहाँ जीता था भाई? पहली दफा खेलने वाली टीम के साथ हमारा बेस्ट बैट्समैन 24 बॉलों पे 10 रन बनाता है। और वहां उसके फैंस अगर सलमान अली आगा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंटेंट वाली क्रिकेट के नाम पे, तो भाई ये गलत है, ये ज्यादती है, आपका बनता नहीं है तनकीद करना। तो सलमान अली आगा अनबिलीवेबल यार, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरह से बैटिंग करेंगे कि 23 बॉलों पे 9 रन बना के आउट हो रहे होंगे और अपनी विकेट फिर थ्रो करके जाएंगे। हसन नवाज में, जैसे मैंने शुरू में कहा, हसन नवाज को अपना नंबर दीजिए, उसके बाद गालियां दीजिए। आप उसको खिलाते हो नंबर 5 पे, वन ऑफ इनिंग्स आएगी, हिस्ट्री बना हुआ होगा, कहीं नजर नहीं आएगा वो किसी को, कोई वापस नहीं लेकर आएगा उसको। एक आधी इनिंग्स पे आप नहीं सर्वाइव कर सकते, 5 डक आ चुके हैं भाई उसके। हाँ, वो ऊपर इसी तरह से फेल हो रहा हो ना तो बनता है कि हाँ यार टीम से बाहर कर दो, लेकिन जो नंबर उसका है उसको वहाँ खिलाएं, फिर उसको गालियां दें, अभी ना दो। और गालियां तो खैर वैसे भी नहीं देनी चाहिए, तनकीद अगर करनी है तो तब करें जब वो ऊपर से फेल हो रहा हो, नंबर 5 पे नहीं, वो उसका नंबर नहीं है। मोहम्मद नवाज फॉर नो रीज़न वो टीम के अंदर मौजूद है। आज किसी ने कहा जी वो डिसेंट बॉलिंग कराई थी उसने, यार डिसेंट बॉलिंग नवाज ने कराई थी, उससे बेटर बॉलिंग सुफियान करा सकता है। और नवाज बैटिंग के अंदर क्या इंपैक्ट प्ले कर रहा है? हम इंतजार करें जी 15 मैचेस के बाद एक इनिंग्स आएगी और फिर हम नवाज को सर पे बिठा लेंगे।
एक इनिंग्स आती है सिर्फ नवाज की कोई। किस वजह से वो टीम में है किसी को नहीं पता भाई, किसी को नहीं पता। फ़हीम अशरफ आज उन्होंने एक फाइट दिखाई, अच्छी बैटिंग की, बट मेरे लिए वो एक इनिंग्स के लिए कभी भी ये नहीं होगा कि वो लॉन्ग टर्म प्लेयर है। वो हमारा फ्यूचर नहीं है, वो हमारा लॉन्ग टर्म प्लेयर नहीं है। हमें पता है उनकी लिमिटेशंस, हमें पता है वो कितने लाइबिलिटी हैं, वो किस टाइप के प्लेयर हैं, उनकी नहीं बनती टीम में जगह। हमने फिगर आउट करना है कि हमारा फ्यूचर में ऑलराउंडर कौन है। हमने रखना है आमिर जमाल को या नियाजी को या वसीम जूनियर को, इनमें से किसी को भी रखना है तो हमने उसको कैरी करना होगा। डिस्पाइट उसके कुछ फेलियर्स हैं, हमने कैरी करना होगा। कोई रीज़न है कि फ़हीम अशरफ 10 साल से इसको पाकिस्तान टीम का कहीं ना कहीं हिस्सा है, पर वो टीम से बाहर रहता था, फिर एकदम से आता था। आज 10 साल बाद मेडन T20 सेंचुरी हो गई है उनकी, तो कोई रीज़न है ना कि वो नहीं कर पाए अब तक पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि नहीं है, उनकी लिमिटेशंस बहुत हैं, तो उनकी नहीं बनती जगह, और वो फ्यूचर है भी नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। उनकी सिलेक्शन ही सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इस सीरीज़ का पहले 2 मैचेस के अंदर जो अब तक का पॉजिटिव साइड नज़र आई है ना, वो 2 प्लेयर्स की आई है, अहमद दानियाल और सलमान मिर्ज़ा। अब इन दोनों ने कंडीशंस को अच्छा यूटिलाइज़ किया, अच्छी बॉलिंग की। अहमद दानियाल ने आज कोशिश बड़ी की, जिस तरह उससे पहला शॉट खेला, फिर उसके बाद आखिरी ओवर में मुस्तफिजुर को चौका मारा, 4 ओवर तक वो फ़हीम अशरफ का साथ देता रहा, फिर कैच आउट हो गया बाउंड्री में। जिस मोमेंट पर उसे शॉट लगाया था 1 सेकंड को लगा यार हो गया छक्का, नसीम शाह की याद आ गई थी, लेकिन खैर वो नहीं हो सका। अच्छी ट्राई उसने की। ये 2 प्लेयर्स हैं जो बस पॉजिटिव हैं, बट अब प्रॉब्लम क्या होगी, इन दोनों में से एक प्लेयर, अहमद दानियाल या सलमान मिर्ज़ा में से कोई एक प्लेयर गायब हो जाएगा स्क्वाड से अगली सीरीज में, और एक प्लेयर इन दोनों में से स्क्वाड का हिस्सा शायद रह ले, और फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता कहीं गायब हो जाएगा, किसी को नजर नहीं आएगा। डेब्यू कर लिया, खेल लिया, अब कौन कैरी करे भाई, निकालो। आकिफ जावेद को लेकर गए थे, उसके बाद आप देख लें आकिफ जावेद इनकी प्रायोरिटी में है ही नहीं। आप लेफ्ट आर्मर लेकर गए अपना सलमान मिर्ज़ा को, आप आकिफ को ले जा सकते थे, नहीं लेकर गए। तो इसी तरह इन 2 को भी हटा देंगे। जब प्रायोरिटी वापस बनेगी ना शाहीन, नसीम, रऊफ, तो ये फिर एक आपके टीम से बाहर होंगे, स्क्वाड से बाहर होंगे। शायद कोई एक आधा वेस्ट इंडीज टूर पे चला जाए। तो ये मसला है कि हमारे यहाँ प्लेयर्स को कैरी नहीं किया जाता। बिल्कुल इसी तरह साजिदा फरहान है और सुफियान मुकीम है, दोनों के दोनों कंप्लीटली इग्नोर होकर टीम से बाहर हैं। हालांकि फरहान अपनी पीक फॉर्म में है, अगर चाहें तो इन फॉर्म बैट्समैन को टीम में रख के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उसके अच्छे दिनों में, लेकिन वो बाहर है। सुफियान मुकीम, बांग्लादेश की कंडीशन पे भी उसको चांस नहीं मिल रहा। अब होगा यही कि फरहान और सुफियान दोनों को बांग्लादेश के अगेंस्ट 30-20 खिलाएंगे, उसके बाद अगली सीरीज में फिर वो दोनों प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होंगे, फिर वो दोनों को गायब कर दिया जाएगा। न्यूजीलैंड की सीरीज में भी यही किया था, सुफियान मुकीम को आखिरी मैच दिया, उसने परफॉर्म किया और उसको टीम से बाहर कर दिया, फिर गायब हो गया वो। तो यही गेम इनका चलता है। ऊपर टॉप ऑर्डर भी ये अनसर्टन रखा हुआ है इन्होंने, जैसे मैंने कहा फ़खर जमान के 1000 मसले वो लिमिटेड है, मोहम्मद हारिस भी लिमिटेड है, तो ऊपर टॉप ऑर्डर भी अनसर्टन रखा हुआ है कि भाई रास्ते खुले रहें 2 प्लेयर्स के लिए, कि इनफॉर्म बैट्समैन फरहान वहाँ पे आकर ना खेले, कि वो सेट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर कहाँ से आएंगे बाबर रिजवान। नीचे सुफियान मुकीम को खिला देंगे तो शादाब खान की जगह खा जाएगा वो। ये बड़े गेम हैं इनके, बड़े चक्कर हैं। खैर बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत गलतियां थी जिनके ऊपर बात बनती है। टीम सिलेक्शन से लेके हमारे प्लेयर्स की ज़ीरो गेम अवेयरनेस और ब्लाइंड स्लॉगिंग इंटेंट वाली क्रिकेट के नाम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा। माइक हैसन वहाँ बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट के इतने लोग वहाँ बैठे हुए हैं, क्या किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है या कोई इनको बताना नहीं चाह रहा है कि भाई ये इंटेंट वाली क्रिकेट नहीं है, ये गलतियाँ हो रही हैं, ये गलतियों को ठीक करना ज़रूरी है। ब्लाइंड स्लॉगिंग मॉडर्न डे क्रिकेट का नाम नहीं है। कंडीशंस को अडॉप्ट करके फिर आपने खेलना है। क्या इनको ये सब बताने वाले नहीं है? बड़ी स्ट्रेंज बात है। ऐसा लगता है रास्ते खोले जा रहे हैं इन 2 प्लेयर्स के लिए वापस, नवाज और रिजवान और बाबर के लिए। बट अगेन मैं फिर वही कहूँगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी भी 2 कदम पीछे लेना नहीं होता, आगे बढ़ना होता है। अगर आपके पीछे खाई है और आगे कच्चा रास्ता है तो कच्चे रास्ते को इख्तियार करना ज़रूरी है। खाई में कूद गए तो आपकी हमेशा स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। कच्चे रास्ते में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका पक्का रास्ता आ ही जाएगा, साफ रास्ता निकल आएगा। लेकिन खाई में कूदना सिर्फ और सिर्फ सुसाइडल अटेम्प्ट होती है और कुछ नहीं। तो 2 कदम पीछे जाना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा हमारे क्रिकेट के लिए।